नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 12 हिंदी जो वितान है सहायक पुस्तक उसमें जो लास्ट चैप्टर चौथा पार्ट है डायरी के पन्ने, एन फ्रैंक ने जिसको लिखा है उसका पहला पार्ट आज आपको सुनना है, समझना है। ये जो डायरी एन फ्रैंक ने लिखी है एक युद्ध पीड़ित यहूदी परिवार की किशोर बालिका एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई है। किशोर बालिका ये थी, यहूदी परिवार से संबंधित थी। एन फ्रैंक के परिवार को नाजी सैनिकों के भय से एक लंबे अरसे तक अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान उनका परिवार, जब अज्ञातवास में रहना पड़ा तो उनका परिवार भय से, भूख और मानसिक शारीरिक यंत्रणा से पीड़ित रहा। 2 वर्ष से भी ज्यादा के इस अज्ञातवास में कुछ ईसाई कर्मचारियों ने उनकी मदद की। ऐसे में 13 वर्षीय एन फ्रैंक ने अपने गुप्त आवास में उन्हें कैसे रहना पड़ा, वहां के कटु अनुभवों को, कटु सत्य को डायरी रूप में उन्होंने व्यक्त किया है। इस डायरी में अनेक प्रकार के जो उन्हें आतंकित किया गया, उसने आतंक के बारे में, प्यास, घृणा, हवाई हमले के डर, युद्ध की पीड़ा, अकेलेपन की पीड़ा का जीवंत वर्णन किया हुआ है, जिसे उनकी मृत्यु के पश्चात, ये डायरी उनकी मृत्यु के पश्चात ही प्रकाशित हुई। तो मृत्यु के पश्चात पिता ने 1947 ईस्वी में इसको प्रकाशित कराया था। उसने डायरी में लिखित, यानी कि उसने इस डायरी में लिखित इन पत्रों में अपनी गुड़िया को संबोधित किया है। यानी कि रोज डायरी को लिखा करती थी और संबोधित किसको करती थी? अपनी गुड़िया को। उस गुड़िया को संबोधित करती थी किट्टी के नाम से, यानी कि अपनी गुड़िया को किट्टी कहती थी। जो भी डायरी लिखती थी बस गुड़िया को संबोधित करती थी। वो सोचती थी मैं अपनी गुड़िया को अपने अनुभव सुना रही हूँ। तो सुनिए, पहली डायरी जो लिखी इन्होंने बुधवार 8 जुलाई 1942, अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए कहती हैं, प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है कि मानो रविवार के बाद से वर्षों बीत गए हों। रविवार के बाद वर्षों बीत गए, इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई हो। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, फिर भी मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ हो और कैसे हो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। अधिकांशतः बात तुम्हारे पल्ले पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी सुनो। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ पूरा किस्सा कहानी। रविवार की दोपहर को क्या हुआ था मेरे साथ, क्या हुआ था परिवार के साथ। 3 बजे का समय था, आप लोग भी सुनना ध्यान से। 3 बजे का समय था, हेलो जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। दोबारा से हेलो आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजती है, हमारे दरवाजे की, जहां हम रहते थे। चूंकि मैं बालकनी में धूप में अलसाई सी बैठी पढ़ रही थी, पुस्तक लिए कुछ पढ़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी कि किसी ने दरवाजे पर घंटी बजाई, सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे मार्गोट नजर आई। रसोई के दरवाजे पर मार्गोट, यानी कि मार्गोट कौन थी? एन फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम था मार्गोट। तो वो नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी, उसका चेहरा तमतमाया हुआ सा लग रहा था। पापा को एएसएस के बुलाए जाने का नोटिस मिला था, यानी कि एन फ्रैंक के पिताजी को एक नोटिस मिला था एएसएस की तरफ से, उनको बुलाए जाने का। वह खुशफुसाई आपस में अपने आप में बड़बड़ाने लगी। माँ मिस्टर वानदान को देखने गई हुई हैं। मिस्टर वानदान कौन थे जिनको माँ देखने गई थी? ये पापा के बिजनेस पार्टनर थे, बिजनेस में उनके सहयोगी थे, और मैं उनके अच्छे दोस्त भी थे उनके पिताजी के। मैं अवाक रह गई। बुलावा, जब मार्गोट ने बताया कि पिताजी का बुलावा आया है, तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। कैसा बुलावा? हर कोई जानता था उस समय कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना, शिविरों के नजारे और वहां की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए कि जिनको बुलावा आता है, अगर वो वहां पहुंच गए, उनके पास में शामिल हो गए, तो कितनी उनको यातना दी जाती है। उनके दृश्य मेरी आंखों के सामने तैरने लगे कि हमारे पापा को, हम लोगों को भी क्या ये यातनाएं सहना पड़ेंगी? हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम नहीं जाने दे सकते थे पापा को, हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे। हमने विचार किया कि अपने पापा को नहीं जाने देंगे, कहीं से भी बुलाया हुआ हो। मार्गोट ने उस वक्त कहा था कि वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही कि माँ जल्दी से आ जाए। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई हुई है कि हम कल की छुपने की जगह पर जा सकते हैं, हमें छुपना है। कहाँ जा सकते हैं, कहाँ है छुपने की जगह जिससे हमारे पिताजी को लोग बाग बंदिश न बना सके, उनको बंद न कर सके। तो वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। ये पता चला कि जिस वानदान जी से पूछने गई है, वानदान का परिवार भी हमारे साथ में गुप्त आवास में जा रहा है।
हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे जिनको अज्ञातवास में छिपना है, छिप करके हमको रहना है, मौन। हम आगे की बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, यहाँ घर में बुलावा आ गया और पिताजी गए थे देखने यहूदी अस्पताल में। माँ के लिए इंतजार की लंबी घड़ियां, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीजों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। घबरा रहे थे हम लोग। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो अंदाज लगाए कि यह हेलो ही होगा। मैंने कहा था दरवाजा मत खोलो मार्गोट। मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका कि दरवाजा मत खोलना, जाने कौन है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर वपनदान को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था, तो अंदाज लग गया था कि हेलो आया है। तब दोनों ही भीतर आए, दोनों लोग भीतर आए। अपने पीछे दरवाजा उन्होंने बंद कर दिया, अंदर आए तुरंत दरवाजा बंद कर दिया कि और कोई ना पाए। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता था कि क्या पापा आ गए, क्योंकि पापा अस्पताल गए थे देखने के लिए। क्या पापा तो नहीं आ गए। हमने किसी और को भी भीतर नहीं आने दिया। कोई आया बाहर से ही उसका हालचाल पूछ के उसको निकाल दिया। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था, यानी कि मार्गोट के लिए बुलावा आया था। इस दूसरे सदमे से मैं और चीखने लगी। मार्गोट 16 वर्ष की थी, जो बड़ी बहन थी इसकी, मार्गोट वो 16 साल की थी। अब उसका कैसे बुलावा आया। तय है कि ये लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था कि वह नहीं जाएगी, मार्गोट नहीं जाएगी। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कह रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। तो ये अभी एक टॉपिक आपने सुना, अज्ञातवास। जब मैंने सुना कि अज्ञातवास में जाके हम लोगों को छिपना है तो हम कहाँ जाकर छुपेंगे, ये मन में चल रहा था। गुप्तावास की जब बातें चल रही थी, माँ कर रही थी गुप्तावास में हमें छिपना है, वानदान जी का परिवार भी जाएगा, तो अज्ञातवास में हम कहाँ छिपेंगे जहां हमें कोई ढूंढ ना पाए। शहर में किसी घर में, किस घर में छिपेंगे, किसकी परछत्ती पर कौन हमें देगा रहने के लिए अपना घर, कब, कहां, कैसे। ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे कि हम लोगों को जाना है, हमारा परिवार कहाँ छिपेगा, कैसे बचेगा। मार्गोट और मैंने बहुत सारी चीजें एक थैले में भरनी शुरू कर दी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सामान भर लें, जिसमें हम जहां भी अज्ञातवास में जाएं तो वहां कोई दिक्कत ना पड़े किसी चीज की। अपने सब सामान को हम भर लें। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूंसी। सबसे प्रेम जिससे करती थी लेखिका एन फ्रैंक, अपनी डायरी से। सबसे पहले तो एक बैग में उसने डायरी रखी। इसके बाद मैंने कलर, रूमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में डाल दी। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीजें भी ठूंस ली, डाल ली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियां मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हैं। तब हमने मिस्टर किलीमैन को फोन किया, क्या वे शाम को हमारे घर जा पाएंगे। किलीमैन को फोन कर रहे हैं। मिस्टर वानदान चले गए ताकि मियप को लिवा ला सके, मियप को लिवा लाए, क्योंकि घर में कौन रहेगा, खाली घर हो जाएगा। वानदान जी चले गए। मियप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगे, जब तक आप लोग अज्ञातवास में हो हम आपका घर देखे रहेंगे। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग से भरा एक थैला लेकर गए। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया, यानी कि मियप भी जा रही। हम में से किसी की भी खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था और सारी चीजें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा 30 बरस के एक विधुर मिस्टर गोल्ड स्मिथ को किराए पर दे रखा था, यानी कि हम लोग जाएंगे तो घर की रखवाली करने वाला कौन रहेगा। तो एक को किराए पर हमने, जो विधुर थे उनकी पत्नी नहीं खत्म हो चुकी थी, उनका नाम था मिस्टर गोल्ड स्मिथ, उनको किराए पर दे दिया था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। इसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वही मंडराता रहा। 10 बजे तक वही घर में वो बना रहा। मियप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मियप 1900, अब जो मियप की जिक्र आया है ये सुनिए कौन है। मियप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी। एक लेडी थी, उनकी कंपनी में काम करती थी मियप, इसलिए पापा की करीबी दोस्त भी थी। उसके पति जॉन, जो जॉन का जिक्र आया, वो उनके मियप के पति थे।
जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर, किताबें, मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों से गायब हो रहे थे। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर के चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई थी। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। जो हमारा घर है उसमें हमारी आखिरी रात है। कल जाने कहां पर आसरा मिलेगा। मैं जैसे घोड़े बेचकर सो गई, पैर फैला करके सो गई। मेरी नींद जब खुली वो अगली सुबह पर खुली, 5:30 बजे। वो कब खुली? जब मार्गोट मेरी बड़ी बहन ने मुझे जगाया। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं था। अगला दिन जैसा रविवार गर्म था, बहुत गर्मी थी, वैसा गर्म उस दिन नहीं था। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज्यादा कपड़े पहन लिए कि मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हो। बहुत सारे कपड़े अपने शरीर में पहन लिए। क्यों पहन लिए थे? वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा सामान ले जाना चाहते थे। अगर कपड़े भी बैग में ठूंसते तो उनमें जगह नहीं रहती, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कपड़े अपने शरीर में पहन लिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सामान, कपड़े इत्यादि हम अपने गुप्त आवास में ले जा सके। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। यानी कि हम जैसा काम कर रहे थे, हमारे यहूदी व्यक्ति कोई भी कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में नहीं सोच सकता था। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंट, 1 ड्रेस और उसके ऊपर 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, 1 कैप, 1 स्कार्फ, इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ ओढ़ पहन रखा था मैंने अपने शरीर में। बताओ, इतना सारा एन फ्रैंक ने पहन लिया। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा। इतना वस्त्र से लद गई कि घर से निकलने के पहले ही, घर ही में थी तब भी मेरा दम घुटने लगा था कि लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें? कोई पूछने वाला नहीं था। मार्गोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली और वह अपनी साइकिल लेने चली गई। और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। मिएप देखती रही, उनकी निगरानी में वो रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम जाने कहां वाले हैं, कहां पर हमें रहना है। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। मूर्तजे की एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी मूर्तजे, जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड स्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा, उनके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। यानी गोल्ड स्मिथ जो रहते थे किराए पर, कि पालतू बिल्ली हमारी है, वो पड़ोसी के यहाँ रहने लगे, पड़ोसी उनको पाल ले। एक लेटर लिख के रख दिया। वे ही अब उसकी देखभाल करने वाली थी। खाली बिस्तर, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए सेर भर मीट भी रख दिया। ये सारी चीजें यही दर्शाती थी कि हम बहुत बड़ी हड़बड़ी में ये घर छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहां से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बस ये मुश्किल थी कि हम कब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं जिससे कोई हमें परेशान न कर सके, कोई गड़बड़ी हम परिवार में ना आ सके। ये एक चिट्ठी लिखी। अब अगली गुरुवार 9 जुलाई 1942 को चिट्ठी लिखती है। अगली चिट्ठी फिर से अपनी गुड़िया को संबोधित करते हुए, गुड़िया को किस नाम से संबोधित करती हैं? वही किट्टी के नाम से। कहती हैं, प्यारी किट्टी। तो हमने सब सामान भर लिया तो आखिर हम चल पड़े। मम्मी, पापा और मैं तेज बरसात में भीगते हुए आए। पानी बरसने लगा, तेज बरसात में भीगते हुए चले जा रहे हैं। हम तीनों के कंधों पर बड़े बड़े थैले टंगे हुए थे और शॉपिंग बैग थे, जो अल्लम गल्लम चीजों से ऊपर तक भरे हुए, ठूस कर भरे हुए थे। बहुत सारा सामान उनमें भरा हुआ था। सुबह सुबह काम पर जाने वाले लोग हमें बड़ी बेचारगी भरी निगाहों से देख रहे थे। जो मोहल्ले वाले थे जहां हम रहते रहे, सब हमें बड़ी बेचारगी की निगाहों से, दयनीय दृष्टि से हम सभी को देख रहे थे। आप उन्हें देखते ही बता सकते हैं कि वे आपके लिए अफसोस कर रहे हैं। अफसोस कर रहे थे सभी हम लोगों के लिए कि हमें किसी तरह का वाहन उपलब्ध नहीं करा सकते थे। चाहते थे लेकिन कोई नहीं देना चाहता था अपना वाहन। हमारे सीने पर चमकता पीला सितारा सारी दास्तान खुद ही कह रहा था। जब हम गली में पहुंच गए तभी पापा और मम्मी ने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि उनकी योजना क्या है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ रहना है, क्या योजना पापा ने बनाई है। पिछले कई महीनों के दौरान हम थोड़ा थोड़ा करके जितना भी हो सका फर्नीचर और कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाते रहे थे। पिताजी बताते रहे कि हम अपना सामान जो ढोते रहे 1 महीना पहले से, पता चल गया था कि हमें कहीं गुप्त आवास में रहना है, तो हम कहाँ रखते रहे अपना सामान।
कपड़े लत्ते फ्लैट से बाहर ले जाकर के कहां रखते रहे, यह तय कर लिया था। हम लोग 16 जुलाई को अज्ञातवास में चले जाएंगे। अचानक मारगोट के लिए बुलावा आ जाने के कारण योजना को 10 दिन आगे खिसकाना पड़ा था। पिताजी के लिए तो बुलावा आया था बाद का, 16 जुलाई तक पहुंचेंगे अज्ञातवास में, लेकिन मारगोट के नाम से और पहले बुलावा, 10 दिन पहले बुलावा आ गया, इसलिए 10 दिन पहले ही हमें घर छोड़ करके जाना पड़ा। इसका मतलब यही था कि अब हमें कम तैयार किए गए कमरों में ही गुजारा करना पड़ेगा। यानी 10 दिन और मिल जाते तो जहां जाना है अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाता सामान, लेकिन अब कम तैयार जगह में ही हमें रहना पड़ेगा। छिपने की जगह पापा के ऑफिस की इमारत में ही था, जहां पापा काम करते थे, जिस इमारत में ऑफिस में, वहीं हमें छिपना था। इसे समझ पाना बाहर वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। पापा के ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं थे, बहुत सीमित लोग उनके ऑफिस में काम किया करते थे। सुनिए कौन कौन लोग काम करते थे। मिस्टर कोगलर एक व्यक्ति थे, मिस्टर क्लीमैन, मियर 23 वर्ष की टाइपिस्ट एक काम करती थी जिसका नाम था बेब वोशक्विल। उन सबको हमारे आने के बारे में खबर कर दी गई थी, यानी कि जो ऑफिस में काम करते थे उनको खबर थी कि इनका परिवार आने वाला है। मिस्टर वोशक्विल जो है वो बेब के पिता है, जो बेब का वर्णन आया है उनके पिता थे, जो टाइपिस्ट थी ना उनके पिता है ये। और 2 सहायकों के साथ गोदाम में काम करते थे वो उसी ऑफिस के। उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। इमारत के बारे में थोड़ा सा बता दूं, इमारत कैसी थी जहां हमें रहना था ऑफिस में। तल मंजिल पर देखिए कैसी उनकी मंजिल थी जहां उनको रहना था। इमारत के बारे में, तल मंजिल पर बना बड़ा सा गोदाम, सबसे नीचे तलहटी में एक गोदाम बना हुआ है, काम करने की जगह है और भंडार घर के रूप में इस्तेमाल होता था नीचे वाली फ्लोर। इसके अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। ये हिस्से गोदाम, उसी नीचे की तल की बात कर रहे हैं, गोदाम एक कमरे को कह दिया बड़ा सा, पिसाई का कमरा वगैरह है जहां पर इलायची, लौंग, काली मिर्च इत्यादि पीसे जाते थे मसाले। गोदाम के दरवाजे से ही सटा हुआ एक बाहर का दरवाजा है जो ऑफिस का प्रवेश द्वार है। गोदाम से जो बिल्कुल सटा हुआ था वो प्रवेश द्वार है, ऑफिस का कमरा, ऑफिस का प्रवेश द्वार। ऑफिस के दरवाजे से एकदम अंदर की तरफ हम अगर चलें तो एक दूसरा दरवाजा है और उसके पीछे सीढ़ियां लगी हुई हैं, सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां अगर हम ऊपर चढ़ जाएं, सीढ़ियों के ऊपर, तो एक और दरवाजा आता है। सीढ़ियों के तुरंत ऊपर एक दरवाजा मिलता है जिस पर आर पार दिखाई ना देने वाले कांच की खिड़की लगी है, यानी ऐसा कांच लगा हुआ है अपारदर्शी जिसके हम आर पार नहीं देख सकते थे। इस पर काले अक्षरों में लिखा हुआ है कार्यालय। यही आगे वाला बड़ा यानी फ्रंट ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस, मेन ऑफिस। ये बहुत बड़ा है, हवादार और खूब रोशनी वाला कमरा है जिसकी बात कर रहे हैं अभी। दिन के दौरान यहाँ पर बेब, मियर, मिस्टर क्लीमैन काम करते थे, दिन में यहीं पर काम करते थे इस मेन कार्यालय में। एक छोटा सा गलियारा है फिर उसके बाद, जिसमें तिजोरी लगी हुई है, कपड़ों की अलमारी और स्टेशनरी की बड़ी सी अलमारी, जैसे ऑफिस में सजा करके रख देते हैं, अलमारियां लगी हुई हैं, रखी हुई हैं। इस गलियारे के पार एक छोटा सा, अब उस गलियारे को हम पार करें, उस कमरे को पार करें तो एक छोटा सा दम घोंटू अंधेरा कमरा है, बिल्कुल अंधेरा सा कमरा है जिसमें पहुंच जाए तो लगता है कि दम घुटने लगे, बिल्कुल बंद सा। यह बैक ऑफिस है, बैक ऑफिस, ऑफिस के पीछे। इसमें क्या होता है, इसमें इस कमरे में मिस्टर कुगलर और मिस्टर वानदान बैठा करते थे, इसमें ये लोग बैठते थे। अब इसमें सिर्फ मिस्टर कुगलर बैठते हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस में पैसेज से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन सिर्फ कांच वाले दरवाजे के जरिए, जिसे अंदर से तो आसानी से हम खोला जा सकता है, आसानी से खोल सकते हैं अंदर से, लेकिन बाहर से इतना आसानी से नहीं खोल सकते उस कमरे को। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद उनके कमरे को हम पार करें तो देखिए कैसे पूरी मंजिल की इमारत का नक्शा बता रहे हैं। मिस्टर कुगलर के ऑफिस से निकलने के बाद अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम लंबे तंग गलियारे से, बिल्कुल तंग, बिल्कुल छोटी पतली सकरी सी रास्ता, उस गलियारे से कोयले वाले गोदाम की ओर बढ़ोगे। कोयला, जहां कोयला गोदाम जिसको कहते थे, वहां में पहुंच जाओगे। फिर 4 सीढ़ियां चढ़ोगे कोयला गोदाम से तो तुम अपने आप को प्राइवेट ऑफिस में पाओगे। वो ऑफिस प्राइवेट है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते थे। यह पूरी इमारत का शो पीस है जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हमारे पिताजी काम करते हैं ऑफिस में। शानदार, अब उस कमरे में पहुंचेंगे जब प्राइवेट ऑफिस में, तो शानदार महोगनी फर्नीचर, लिनोलियम का फर्श जिस पर कालीन बिछा है,
एक रेडियो है, आकर्षक लैंप वहां पर सजा हुआ है, सब कुछ उत्तम दर्जे का है। तो वो कमरा ऐसा है, सजा हुआ है बढ़िया। इसके साथ वाला कमरा, उससे लगा हुआ एक कमरा है जो रसोई घर है। रसोई घर है उसको कहते हैं, रसोई घर है जिसमें पानी गर्म करने का हीटर रखा हुआ है, गैस के 2 चूल्हे हैं, साथ में पाखाना है। ये पहली मंजिल का नक्शा है, ये बताया अभी सिर्फ पहली मंजिल का नक्शा। नीचे की सीढ़ियां वाले गलियारे से एक रास्ता दूसरी मंजिल की तरफ जाता है, ऊपर वाली मंजिल की तरफ। सीढ़ियां खत्म होते ही, जहां सीढ़ियां खत्म होंगी थोड़ी खुली जगह है, पहले बरामदा टाइप का, और उसके दोनों तरफ दरवाजे बने हुए हैं। दाईं तरफ का दरवाजे मसाले रखने के स्टोर, अटारी और घर के सामने की तरफ वाली म्यानी की तरफ जाता है। और घर के सामने की तरफ से एक परंपरागत डच डिजाइन की सीधी और इतनी घुमावदार सीढ़ियां वहां पर बनी हुई हैं कि एड़ियों में मोच आ जाए, अगर संभल के न चले तो इतनी घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं कि एड़ियां भी मोच सकती हैं। यह रास्ता गली की तरफ खुलता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाजा घर के पिछवाड़ी की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है, गुप्त एनेक्सी की तरफ। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। इतने सारे कमरे बने हुए हैं इस मंजिल में। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है, एक ही सीढ़ी बनी हुई है बस। इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं, जैसे देहरी बना देते हैं अपन लोग, तो वैसे ही उसको पार करेंगे तो आप भीतर पहुंच जाते हैं। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं, कई सीढ़ियां ऊपर पहुंच जाती हैं। बाईं तरफ एक तंग सा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर के खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम आता है। फ्रैंक परिवार यहीं पर ड्राइंग रूम और बेडरूम के काम में आएगा। अगला दरवाजा एक छोटा सा कमरा है, यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम और स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसलखाना, बिना खिड़कियों वाला एक कमरा मिलेगा फिर आपको, जिसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पाखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है, जहां पर हम लोग अब रहने लगे। ये उन्होंने पूरा नक्शा बता रहे हैं अपने। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएंगे तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान में ऊपर एक बहुत बड़ा खुला खुला हवादार कमरा देख करके हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। भगवान का शुक्र है कि यह मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला के काम आता था। यह मिस्टर और मिसेज वांदान का बेडरूम होगा, वो लोग रहेंगे यहाँ पर, और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरा, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी रूम के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हमने ये प्लान बना लिया कि हम यहाँ रहेंगे और यहाँ ये कार्य करेंगे। एक छोटा सा कमरा पीटर वांदान के लिए बेडरूम का काम करेगा। और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसे ही अटारी और म्यानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। तो ये पूरा वर्णन एन फ्रैंक ने बताया कि हमें कहां पर रहना है, उस मंजिल की इमारत का पूरा नक्शा क्या है, पूरा बता दिया। तो क्या कहती है, तो मैंने तुम्हें पूरी इमारत की सैर करवा दी। यानी कि जो पूरा ये बताया नक्शा आपको शायद कम समझ में आया होगा, इसलिए सारांश सुन लीजिए इसका। यानी कि जो एन फ्रैंक है, एन अपने रहने के स्थान के बारे में जानकारी देती है कि ऑफिस के पीछे सीढ़ियां हैं जो ऊपर की ओर जाती हैं। फ्रंट ऑफिस है अधिक हवादार है, प्रकाश युक्त है, जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। गलियारे को पार करके एक छोटा सा अंधियारा कमरा है जिसमें मिस्टर कुगलर और वांदान बैठते हैं। कोयले के गोदाम से आगे एक प्राइवेट रूम है जिसमें अच्छे दर्जे की सुविधाएं हैं। समझ गए आप। दूसरी मंजिल की बात सुन लीजिए जो बताया गया अभी। दूसरी मंजिल पर मसाले रखने के लिए एक स्टोर और इसी मंजिल पर एक दरवाजा घर के पीछे की तरफ खुलता है जहां एन और उसके परिवार को रहना है। समझ गए। यहाँ एक बड़ा तथा एक छोटा कमरा है। इसके भी ऊपर की मंजिल पर एक खुला और हवादार कमरा है जो मिस्टर कुगलर की प्रयोगशाला हुआ करता था पहले, लेकिन अब मिस्टर और मिसेज वांदान का बेडरूम होगा और रसोई घर होगा जहां पर इनको अब रहना है। अब आगे की चिट्ठी लिखती है शुक्रवार 10 जुलाई 1942। फिर से दोबारा लिखती है। उस दिन उन्होंने इतना लिखा। 10 जुलाई को जो चिट्ठी लिखी फिर उसी गुड़िया को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो। सिर्फ अभी अपने घर का बखान किया जहां पर हमें रहना है, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो
हम कहाँ आ पहुंचे हैं, मैं यहाँ कैसे आ पहुंची, इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा कैसे आए हम। सुनिए बहुत गौर से। लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूंगी, अपने बारे में बताऊंगी तुम्हें। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। 263 प्रिंसेनग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर मियर तुरंत हमें लंबे गलियारे से, जहां पे हम दरवाजे पहुंचे ऑफिस के, जहां हमें रहना है उस ऑफिस के, तो 263 प्रिंसेनग्रास्ट में हमारे पहुंचने पर, जहां से हम यहां पहुंचे, तो मियर तुरंत हमें लंबे गलियारे से सीढ़ियों के ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। जो मेयर थी, काम करती थी ऑफिस में, वो ले आई हमें ऊपर। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाजा बंद कर दिया। जहां से हम पहुंचे तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी। हमारी जो बड़ी बहन थी वो साइकिल से आ गई थी, पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी कि ये कब आ रहे हैं ये लोग। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठुसे पड़े थे। सामान पहले से आता रहा 1 महीना पहले से। कहीं तिल धरने तक की जगह नहीं थी। जब हम पहुंचे, एन फ्रैंक कह रही, जब मैं पहुंची उन कमरों में, तो कहीं कोई चीज रखने के लिए जगह नहीं बची थी। पिछले महीनों में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे, चारों तरफ फर्श पर ऐसे ही बिखरे पड़े थे, बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। पूरे कपड़े ही कपड़े उसमें अड़े हुए थे। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते कि हम अब सोने रात हो गई है, तो फिर मेरा सारा सामान तकरीब से लगाने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि अगर सोएंगे तो ये सामान कौन लगाएगा फिर जो बिखरा पड़ा है। तो हमें सफाई का काम तुरंत शुरू करना था पहुंचते ही। तो माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की हिम्मत नहीं थी। वो सामान देख करके, भरे हुए कमरे देख करके, उन दोनों की, माँ की और मार्गोट की हिम्मत नहीं पड़ी कि इसको कैसे हम व्यवस्थित करें। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई। गद्दियों पर तकिया रखी और लेट गई। थकी हुई थी, दिन भर की, बेहाल थी और पस्त थी। लेकिन पापा और मैंने ये मोर्चा संभाला, सफाई का मोर्चा, और तुरंत जुट कर सफाई करने के लिए हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे। जो सामान भर लाए थे घर से, सारा दिन खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, उनको व्यवस्थित लगाते रहे, कीले ठोंकते रहे, तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थककर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया, खाना बना ही नहीं, लेकिन परवाह किसे थी गर्म खाना खाने की। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत हो गई थी और पापा और मुझे फुर्सत ही नहीं थी इस काम के कारण कि खाना कौन खाए, कौन बनाए। मंगलवार की सुबह, चलो सोमवार निकल गया, मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए, रात ज्यादा हो गई थी इसलिए थक भी गए थे, तो थोड़ी सा अब काम छोड़ दिया। जब अगली सुबह आई मंगल की, तो छोड़े हुए काम को पूरा करना फिर से शुरू किया। बेब और मिये हमारे राशन कूपन, जो राशन कूपन थे हम लोगों के पास, उससे शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। ब्लैक आउट वाले यानी कि बाहर काले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श, जहां रसोई हमें खाना पीना बनाना था, रगड़ रगड़ के पहले साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो वह यह सोचने की फुर्सत ही नहीं थी कि मेरी जिंदगी में कितना बड़े परिवर्तन आ गया है। अब गुप्त एनेक्सी में, जहां पर हम छिप करके रह रहे हैं, अपने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। तुम्हारी एन। तो ये चिट्ठी लिखी। अब चिट्ठी जो लिखती है एन फ्रैंक, शनिवार 28 नवंबर 1942 को, 28 नवंबर 1942 फिर संबोधित करती है अपनी गुड़िया को, प्यारी किट्टी। हम इन दिनों बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे हैं, बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते रहे और अपने राशन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। नतीजा यह हुआ कि अधिक किफायत और हो सकता है, बिजली भी कट जाए। एक पखवाड़े के लिए कोई बिजली नहीं। कितने मजेदार ख्याल है कि अगर बिजली भी कट गई, ऑफिस में बिजली न रही, तो भी रहना पड़ेगा। लेकिन कौन जानता है, यह अरसा इससे कम भी हो सकता है। बहुत अंधेरा हो जाता है 4 साढ़े 4 बजते ही, जहां से अब बिल्कुल अंधेरे कमरे में पहुंच गए हम ऊपर दम घोंटू कमरे में। बिल्कुल 4 ही 5 बजते हैं शाम के, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है उस कमरे में 4 साढ़े 4 बजे ही। तब तक पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए वह वक्त हम ऊल जलूल हरकतें करते गुजारते हैं। हम पहेलियां बुझाते हैं। अंधेरा जब हो जाता है, अंधेरे में व्यायाम करते हैं कमरे में, अंग्रेजी या फ्रेंच बोलते हैं, किताबों की समीक्षा करते हैं। हम कुछ भी करें, थोड़ी देर बाद बोर होने लगते हैं कुछ काम से। कहां तक कोई काम, एक ही काम करते रहे। कल मैंने वक्त गुजारने का एक नया तरीका सोचा कि भाई इस कमरे में, दम घोंटू कमरे में रहते रहते तो दम घुट जाएगी, कैसे रहेंगे। तो एक नया तरीका रहने के लिए हमने निकाला।
दूरबीन थी मेरे पास, दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले हमारे कमरे में तो अंधेरा था और लाइट और पिताजी बंद कर देते थे, काले काले पर्दे लगा दिए कि कोई बाहर का व्यक्ति किसी भी प्रकार से यहाँ पर देख ना सके। तो दूरबीन थी हमारे पास, जो पड़ोस में आगे चल करके जो मकान थे, तो हम उन खिड़कियों से दूरबीन लगा करके उनकी रोशनी को देखा करते थे, झांकना, यानी कि दूरबीन लगाकर पड़ोसियों के रोशनी वाले कमरों में झांकते थे। फिर हम दिन के वक्त हमारे पर्दे हटाए नहीं जा सकते, दिन में तो पर्दे नहीं हट सकते थे, लेकिन रात में जब अंधेरा हो जाता था तो पर्दे हटा लेते थे और दूरबीन से लोग बागों के कमरे देखा करते थे। लेकिन जब अंधेरा हो तो पर्दा हटाने में कोई हर्ज नहीं। मुझे पता नहीं था कि हमारे पड़ोस में कितने दिलचस्प लोग रहते हैं। जब मैंने दूरबीन लगा करके पड़ोसियों के घरों को देखा तो बहुत ही दिलचस्प लोग वहां पर दिखाई दिए। खैर, हमारे पड़ोसी हैं। मैंने जो पड़ोसी देखे उनमें से एक परिवार देखा दूरबीन से जब, तो वो अपने घर में बैठा हुआ, रोशनी में उनके घर में लाइट जल रही थी, डिनर कर रहा था। एक परिवार फिल्म बना रहा था, शूटिंग कर रहा था कुछ कैमरे से। तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित्सक एक डरी हुई बुढ़िया से जूझ रहा था। जब हमने दूरबीन लगाकर देखा तो उसके एक घर में एक बुढ़िया का दांत में दर्द है, तो एक दंत चिकित्सक आया है, उसका दांत उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। एक फिल्म बना रहा है एक परिवार के लोग डिनर कर रहे हैं। मिस्टर डसेल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है, एक व्यक्ति आए डसेल, जिनकी बच्चों के साथ बहुत पढ़ती है, वे खूब प्यार करते हैं बच्चों से। दरअसल बाबा आदम के जमाने के अनुशासन मास्टर हैं वो, और लंबे लंबे भाषण देने लगते हैं। थोड़ी सी बात करो, अगर जिक्र कर दो किसी विषय पर, तो लंबे भाषण शुरू कर देते हैं, जिन्हें सुनकर नींद आने लगती है। चूंकि मुझ अकेली को ही यह सुख मिला हुआ है, मैं उनके साथ महाराज डसेल के साथ यह लंबोतरा शकरा कमरा शेयर करती हूँ। मेरे साथ उस कमरे में मिस्टर डसेल भी रहते हैं। चूंकि मुझे ही हम तीन बच्चियों में आमतौर पर खर दिमाग और तुनक मिजाज समझा जाता है कि मैं तुनक मिजाज हूँ। मेरे पास यही एक बस्ता है कि उनकी पुरानी डांट फटकार और भाषणों की लंबी लंबी उबाऊ श्रृंखला की तरह कान ना धरूं। मेरी इच्छा होती कि उनकी बातें ना सुनूं, फिर भी वो मुझे सुनाते हैं। ना सुनने का नाटक करती हूं मैं। ये बात तो खैर मैं फिर भी सहन कर लेती, लेकिन मिस्टर डसेल अच्छे खासे चुगलखोर भी है, यहाँ की वहां बातें भी करते हैं। वो जाकर इन सारी बातों को रिपोर्ट मम्मी को देते हैं, मेरी मम्मी को बताते हैं मेरे बारे में। अगर मिस्टर डसेल ने मुझे कोई उपदेश पिलाया होता तो मुझे दोबारा से मम्मी से सुनना पड़ता। यानी कि एक बार तो वही डांट देते मिस्टर डसेल जो अनुशासन मास्टर थे, और फिर मम्मी सुनाती हमें बातें जब वो कान भराते मम्मी के। मम्मी तो कोई लिहाज भी नहीं करती मेरा, और अगर मेरी किस्मत वाकई अच्छी होती तो मिसेज वान मुझे 5 मिनट बाद बुलवा भेजती। सचमुच मीन में निकालने वाले परिवार में आप केंद्र में हो, और सारा दिन आपको हर तरफ से दुत्कारा फटकारा जाए। ये सब झेलना आसान काम नहीं होता कि सब तरह से डांट फटकार घलती रहे। रात को जब मैं बिस्तर पर होती, जब रात हो जाती और अपने बिस्तर पर पहुंचती, तो अपने पापों को और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई अपनी खामियों के बारे में सोचती कि मैंने कौन कौन से गलत कर्म किए आज। तो वे इतनी ज्यादा होती कि अपने मूड के हिसाब से या तो मैं उन पर हंस सकती हूँ या रो ही सकती हूँ। तब मैं इस अजीब से ख्याल के साथ सो जाती हूँ कि मैं जो कुछ हूँ अलग होना चाहती हूँ, या मैं उससे अलग तरीके से व्यवहार करना चाहती हूँ। जो मैं हूँ या जो मैं होना चाहती हूँ। मेरी प्यारी किट्टी, अब मैं तुम्हें कितना उलझा रही हूँ। फिर अपनी गुड़िया को संबोधित कर रही, लेकिन मैं चीजें एक बार लिखकर, कोई चीज अगर लिख गई मेरी डायरी में तो मैं उन्हें काटना पसंद नहीं करती। ये मेरी आदत है, उनको काटती नहीं हूँ। और इस कमी वाले वक्त में कागज को मोड़ तोड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देना बिल्कुल मना है। इसलिए मैं तुम्हें यह सलाह दे सकती हूँ कि तुम ऊपर वाले हिस्से को फिर से पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हें बात का सिर पैर भी नहीं मिलेगा। एन फ्रैंक ने अपने द्वारा लिखा और कहती है कि जो भी मैंने लिखा शायद इसका सिर पैर भी नहीं मिलेगा आपको कि एन फ्रैंक ने क्या लिख दिया, कहाँ के बारे में वर्णन कर रही है। तो ये उन्होंने अपनी इस डायरी में बताया। तो एन फ्रैंक ने जो बताया, अब आगे की जो डायरी है यह है शुक्रवार 19 मार्च 1943 की। फिर संबोधित करती है मेरी प्यारी किट्टी, मेरी प्यारी किट्टी। और इस चैप्टर में, इस लेसन में, इस पार्ट में 1943 19 मार्च की इस डायरी में अपनी किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक क्या कहेंगी, ये आगे की वीडियो में हम डालेंगे। अभी 28 नवंबर तक की
जो डायरी उनकी थी, इसका वर्णन हमने इस टॉपिक में किया। इस वीडियो को आपको बार बार सुनना है। 19 मार्च 1943 की डायरी को वो क्या लिखती हैं, किट्टी को संबोधित करती हैं, आगे का वर्णन कैसे वो करती हैं, इसका वर्णन आगे के वीडियो में डालेंगे। अभी इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।